कहानी है एक गांव की। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उन दिनों गांव में लोग डरे डरे रहा करते थे। शाम होते ही सब अपने अपने घरों में लौट आते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, और कोई अगर जरूरी काम से बाहर निकलता भी तो लोग उसे यही कहते थे, वो तुम्हें आवाज देगी पर तुम जाना मत। गांव के लोगों का कहना था कि गांव के पास से जो एक पहाड़ी रास्ता निकलता है, उस रास्ते पर किसी की पुकार सुनाई देती है। कोई है जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारती है। उसे सुनने के बाद उसके पास जाने का मन करता है, पर उसके पास जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। पर इस कहानी की असल शुरुआत साल 2000 के बाद हुई थी। मैं और मेरे दोस्त रात भर स्कूल के पास एक हॉस्टल में पढ़ाई किया करते थे। तारीख ठीक से याद नहीं, पर सर्दियों का मौसम था। रात काफी हो चुकी थी। ठंड के चलते मैं और मेरे कुछ दोस्त हॉस्टल के आंगन में आग जलाकर वहां बैठे हुए थे। हंसी मजाक और कहानियों में वक्त गुजार रहे थे, और तभी अचानक हम सभी को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। हम सब उस आवाज की तरफ भागे। ध्यान से सुना तो वो आवाज काफी दूर से आ रही थी। हम सब उस आवाज की दिशा में बढ़ते बढ़ते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वो वही पहाड़ी रास्ता था जहां जाने से आज लोग डरते हैं। सामने एक गाड़ी चल रही थी। आग इतनी ज्यादा थी कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन जब हम उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो आवाज आनी बंद हो चुकी थी। एक बात जो हम सब जान चुके थे कि गाड़ी में कोई था, और जो था वो जलकर खाक हो चुका था। डर के मारे हम सब वहां से भागे। वापस गांव में आकर चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए और सो गए। उस घटना के बाद पुलिस एक तस्वीर लेकर पूछताछ के लिए गांव पहुंची, तो पता चला कि उस रात गाड़ी में किसी औरत की जलकर मौत हो चुकी है। तस्वीर इतनी डरावनी थी कि उस औरत को पहचानना बड़ा मुश्किल था। वो औरत कौन थी, वो हादसा कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर धीरे धीरे रोजमर्रा के कामों में हम सब उस घटना को भूल चुके थे। कॉलेज के बाद हम सब नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कईयों ने गांव तक छोड़ दिया था। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, और फिर मेरी भी शहर में नौकरी लग गई। इस बात से बाबूजी काफी खुश थे, पर माँ नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाऊं। आखिरकार बाबूजी के समझाने पर वो राजी हो गई। मैंने अपना सारा सामान बांध के रख दिया था। मैं शाम की बस से शहर जाने वाला था। मुझे मेरे बाबूजी बस स्टैंड तक खुद छोड़ने आए थे। बाबूजी और मैं बस का इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने अपने हाथ में घड़ी की तरफ देखा। देखते हुए कहा कि आज ये बस को क्या हो गया है। 5 बजे की बस थी, 6 बज चुके हैं। बस का कुछ अता पता नहीं, शायद रास्ते में बंद पड़ गई होगी। मैंने कहा आती ही होगी बाबा। सूरज डूबने लगा था। धीरे धीरे सब तरफ अंधेरा फैलने लगा। मेरा कल इंटरव्यू होने वाला था, और बाबूजी चिंतित थे कि अगर मैं कल शहर नहीं पहुंच पाया तो कहीं नौकरी मेरे हाथ से निकल ना जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उन्होंने नीचे रखा हुआ सामान उठाया और तेजी से सामने के रास्ते की ओर चल पड़े। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा था। चलते चलते वो रुक गए, और उन्होंने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? गाड़ी तो आने से रही। चलो चलकर पास के गांव में जाते हैं, बस वहां जरूर रुकी होगी। घंटे 2 घंटे की बात है। पर मैं वहीं खड़ा था, क्योंकि वो जिस रास्ते से जाने की बात कर रहे थे वो वही रास्ता था जहां उस औरत की जलकर मौत हो गई थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने वहां से आना जाना बंद कर दिया था। इतने सालों बाद भी वहां से कोई नहीं गुजरता था। मैंने पीछे से आवाज दी, बाबूजी क्या हम कल सुबह जा सकते हैं? अंधेरा होने वाला है। और बाबूजी फिर रुक गए और हंसते हुए बोले, रास्ते में तुम्हें भूत खा जाएगा, है ना?
बेटा मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी जवानी इस गांव में गुजरी है। ऐसे कई भूत आए और चले गए। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो बाकी का सामान उठाओ और पीछे पीछे चले आओ। मैं उस वीरान रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था, पर बाबूजी अकेले ही वहां से उस रास्ते पर चल पड़े थे और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप वहां से बैग उठा के उनके पीछे चल पड़ा। हम बातें कर रहे थे। बाबूजी, मैंने दोस्तों से सुना है कि उस रास्ते पर किसी की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हाँ, तो मैंने भी वो आवाजें सुनी है। क्या सच में? और आप फिर भी? बेटा, मैंने आवाजें सुनी हैं, पर जानवरों की, पेड़ पत्तों की, हवाओं की और आसपास बहती नदियों की। पर गांव के लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वो तुम्हें आवाज देगी, पर तुम जाना मत। वो आखिरकार है कौन? बेटा, अफवाहें फैलने में देर नहीं लगती। पर बाबूजी, मैंने सुना है कि जब किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती रहती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, मगर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए तो आंख और कान में अंतर होता है। बाबूजी ऐसे ही बातें किए जा रहे थे, पर मेरा ध्यान उस रास्ते पर था। अंधेरा हो चला था, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर बाबूजी फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुझे अब काफी डर लगने लगा था। या तो जंगल के जानवर हमें खा जाएंगे या फिर वो चुड़ैल, वो भूत जो कोई भी है, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम गांव से काफी दूर आ चुके थे। बाबूजी आगे आगे जा रहे थे और मैं चुपचाप उनके पीछे चले जा रहा था। रास्ता एक छोटे पहाड़ से गुजरता है और बाबूजी अचानक से थककर बीच रास्ते में रुक गए। उनकी सांसें फूलने लग गई थी। वो जोर जोर से सांस लेने लगे। बाबूजी, बाबूजी, क्या हो गया आपको? थोड़ा थक गया हूँ। बाबूजी, आप एक काम कीजिए, आप वापस गांव चले जाइए, मैं अकेला आगे चलता हूँ। हालांकि मैं ये कहते हुए भी डरा हुआ था, पर जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो देखने से लग रहा था कि अचानक से उनके साथ ऐसा क्या हो गया। उनके पैर कांपने लगे, वो अपना पूरा शरीर झटक रहे थे। उनके मुंह से ऐसी आवाजें आ रही थी। बाबूजी को ऐसी हालत में देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी हाथ पांव कांपने लगे। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और बाबूजी के मुंह पर पानी छिड़का। बाबूजी, बाबूजी, आप ठीक तो हो ना? और वो धीरे धीरे होश में आने लगे। मैंने रुमाल से उनका मुंह पूछा, उन्हें पसीना आ रहा था। बाबूजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? उनका हाथ कांप रहा था। वो अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, मैंने आगे उस पेड़ के पास किसी औरत को देखा और ना जाने मुझे अचानक से क्या हो गया। मैं तुझे बताने ही वाला था कि वहां सामने एक औरत जा रही है और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। बाबूजी की ये बात सुनकर मेरे भी पसीने छूट गए। मैंने आसपास नजर घुमाकर देखा, पर अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बाबूजी अब उठकर खड़े हो गए और मुझे बिना कुछ कहे अपने हाथों से अपने पीछे आने का इशारा करने लगे। उनका ये बर्ताव देखकर मैं डर गया। वो तेजी से आगे चले जा रहे थे और मुझसे बार बार पीछे आने को कह रहे थे। थोड़ी सी भी आहट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और बाबूजी फिर से एक जगह पर जाकर रुक गए, जैसे उन्होंने किसी की आवाज सुनी हो। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, अब भी वक्त है, हम वापस घर जा सकते हैं। बात मत कर, उसने हमारी बात सुन ली तो हमें आवाज देने लगेगी। मैं अंदर ही अंदर काफी डर गया था। बाबूजी, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले वो खुद मुझे कह रहे थे कि ये भूत वूत सब बकवास है और अब खुद ही मुझे डरा रहे हैं। तभी हम दोनों को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसे सुनते ही बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम पीछे मुड़कर गांव की तरफ भागने लगे। हमें पीछे से कोई आवाज दे रहा था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी
लग रहा था कि क्यों ना उसके पास चला जाऊं। मैंने अपना हाथ बाबूजी के हाथों से छुड़ाना चाहा, पर बाबूजी ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। मेरा मन उस आवाज की तरफ खींचा जा रहा था। क्या आवाज थी उसकी, जिसकी आवाज इतनी कोमल और मधुर हो, वो खुद दिखने में कितनी सुंदर होगी। मेरे मन में यही सब विचार आ रहे थे और कुत्तों की आवाज लगातार आई जा रही थी। बस एक बार उसे देख लूं, बस एक बार उसके पास चला जाऊं। पर बाबूजी मुझे खींचते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक से वो किसी पत्थर से टकराए और नीचे गिर पड़े। मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया। बाबूजी मेरी तरफ देख रहे थे, पर मैं इस बार डरा हुआ नहीं था। इस बार बाबूजी डरे हुए थे। मैं तो खुश था कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे हंसता हुआ देख वो और भी डर गए। तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ भागने लगा। कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे। मुझे तो अब बस वो आवाज सुनाई दे रही थी। बाबूजी फिर से खड़े होकर मुझे पकड़ने के लिए भागे। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, जोर जोर से कुछ चिल्लाकर बार बार गांव की तरफ इशारा कर रहे थे, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो बस वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो मुझे बुला रही थी। मैंने बाबूजी को जोर का धक्का दिया और फिर उस आवाज की तरफ भागने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं पास ही के किसी अस्पताल में था। सामने मेरी माँ और गांव के कुछ पड़ोस वाले भी खड़े थे। मेरी हालत देखकर माँ रो रही थी। बाबूजी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। बाबूजी की आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे रात को क्या हुआ था कुछ ठीक से याद नहीं। मेरे होश में आने के बाद डॉक्टर ने सबको उस कमरे से बाहर जाने को कहा। डॉक्टर नहीं चाहते थे कि किसी भी बात से रात की घटना को याद करूं और मेरी तबीयत दोबारा बिगड़ जाए। बाबूजी अकेले ही वहां रुके हुए थे। वो काफी देर से दरवाजे के बाहर ही रुके हुए थे। सबके बाहर जाते ही वो मेरे पास आए और मेरे पास आके बैठ गए। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। हाथ फेरते फेरते कहा, बेटा कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ बाबूजी, पर कल हम उस जंगल के रास्ते पर और अचानक मैं यहाँ कैसे आया? बेटा मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर तुम शांत रहना, डरना नहीं, अब सब ठीक है। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पर बाबूजी रात में हुआ क्या था? कल हम बस के लिए पास के गांव जा रहे थे। बाबूजी मुझे वो याद है, पर वो सुनसान रास्ते पर आप अचानक बीमार पड़ गए थे और अचानक से सामान उठाकर गांव की तरफ भागने लगे थे। बाबूजी मुझे वो याद है, पर वो सुनसान रास्ते पर आप अचानक बीमार पड़ गए थे और अचानक आप सामान उठाकर गांव की तरफ भागने लगे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बेटा मैं बीमार नहीं पड़ा था, मैंने उस चुड़ैल को देख लिया था। शायद उसने मुझ पर कब्जा करना चाहा, पर भगवान का शुक्र था कि तब मैं बच गया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं गांव की तरफ भागने लगा। पर तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर तुम मुझ पर हंसे जा रहे थे और तब मैं समझ गया था कि उस चुड़ैल ने तुम्हें अपनी ओर बुलाया है। तुम अचानक से उस आवाज की ओर भागने लगे। एक बार तो मैंने तुम्हें रोकना भी चाहा, पर तुम मुझे धक्का देके फिर वहां से भागने लगे। तब मुझे बड़ा डर लगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। पर बाबूजी मैं वापस यहाँ कैसे आया? लोग तो कहते हैं कि उस आवाज की ओर जो जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। हाँ कहते तो हैं, पर मैं रात भर तुम्हारे साथ था। मैं वापस घर नहीं आया, इसलिए गांव के लोग हमें ढूंढते हुए उस पहाड़ी वाले रास्ते पर आ गए। तुम्हारी माँ को फिक्र हुई, जिसके कारण गांव वालों को इकट्ठा किया। उन लोगों ने हमें ढूंढा और देखा तो तुम एक गड्ढे में बेहोश पड़े थे और फिर वो तुम्हें इस अस्पताल में लेके आ गए। और वो चुड़ैल बाबूजी, उसका क्या हुआ? बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ कहा था। मैं जानता था कि उस रास्ते पर खतरा है,
पर फिर भी मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले गया। मुझे लगा कि इतने साल गुजर चुके हैं तो शायद वो बुरी आत्मा वहां से जा चुकी होगी और मुझे तुम्हारी नौकरी की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो सब अफवाहें हैं। पर गांव के लोग जो कहते हैं वो सच कहते हैं। वो तुम्हें आवाज देगी, पर तुम जाना मत। कहानी की शुरुआत में मैंने पहले ही कहा था, कभी कभी बच्चों की बातें भी सुन लेनी चाहिए। हर बार आप सही हो ये जरूरी नहीं। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। और हाँ, वो तुम्हें आवाज देगी, पर तुम जाना मत, बिल्कुल मत जाना।